फ्रेंड्स नमस्कार। आपका अपने चैनल स्टडी प्रोफिशिएंसी में स्वागत है। जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि जो उसका ट्रांसलेशन होता है उसमें एक्टिव और पैसिव दो चीज़ें आती हैं। प्रायः तो हम लोग इसको सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन स्टोरी यही ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअली एक्टिव और पैसिव जो भी आप बोलते हैं, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। या तो आप एक्टिव वे में बोल रहे हैं या पैसिव वे में। तो इसी को हम कैसे सीखेंगे, कैसे इसको इंटरचेंज करेंगे, इसका मतलब क्या है, क्या इसका यूज़ है। मैं एक आपको सेंटेंस बोल रहा हूं, What did you do yesterday? What are you writing at present? सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में। आप चेंज करिए इसको पैसिव वॉइस में। चेंज करना आ रहा है? या टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे इन द क्लास, ये भी एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो इसी चीज़ को मैं बताऊंगा। हालांकि ये स्टार्टिंग बेसिक से होगी, लेकिन जब इसका लास्ट वीडियो रहेगा तो आपको पूरा एडवांस लेवल तक बताया जाएगा कैसे इसको आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। अभी मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। टॉपिक इज दिस: वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए यहां पे मैंने लिख रखा हुआ है, ठीक। देखें, एक्टिव और पैसिव, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू यूज इन ट्रांसलेशन, डिफरेंस बिटवीन पैसिव वॉइस एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ चीज़ें इसमें टेक्निकल लग रही होंगी आपको, लेकिन वो मैं समझाऊंगा आपको। जब हम बोलते हैं किसी सेंटेंस को, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, सेंटेंस जब आप बोलते हैं सेंटेंस ही बोलते हैं, हालांकि वर्ड भी बोला जाता है, लेकिन अभी सेंटेंस की बात की जा रही है। यदि आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो दो तरीके से आप बोलते हैं, या तो उसको एक्टिव वे में या तो पैसिव वे में। इसका मतलब क्या होता है, जहां पर खाली स्पेस होगा वहां मैं समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है, यहां पर देखें, जब भी आप बोल रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग एक्चुअली यहां से की जा सकती है, एक्टिव और पैसिव। सेंटेंस एक्टिव में रहे कि पैसिव में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? जब एक चीज और है, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस, जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम, दोनों सेंटेंस का एक मतलब होता है। तो फिर ऐसा क्यों सिखाया जाता है, इसको हम पैसिव में चेंज कर दें या इसको एक्टिव में कर दें? यही टॉपिक डिसाइड करेगा कि एक्टिव और पैसिव, एक्टिव या पैसिव। तो मैं इसको बता रहा हूं कहां पर यह इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान दें, बहुत सिंपल है। जैसे यदि आपका वो सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट लास्ट में वर्ब, मेन वर्ब के बाद बाई लगाकर या बिना बाई के ही दिया गया हो सब्जेक्ट, जैसे अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, पैसिव में है। ये इसका स्ट्रक्चर है, अभी यूज नहीं आ रहा है। क्यों इसका यूज ये अभी नहीं आ रहा है? तो अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में तभी सेंटेंस होगा जब उसका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ना करके वो पैसिव रहेगा। एक्चुअली एक्टिव और पैसिव सेंटेंस ना की बजाय ये सब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट यदि एक्टिव है, एक्टिव कब रहेगा वो? जब स्टार्टिंग में ही आके बैटिंग कर रहा हो। स्टार्टिंग में आई एम टॉकिंग, आई एम टीचिंग, यू आर गोइंग, सिंपल स्ट्रक्चर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग स्पीच या गिविंग स्पीच। अब यहां पे एक्टिव है। अब यदि सेंटेंस एक्टिव नहीं है यानी सुस्त है, पैसिव का मतलब सुस्त होता है,
ठीक, तो ये सेंटेंस पैसिव में रहेगा। सुस्त रहेगा तो क्या मतलब, वो सोता रहेगा, क्या इसका मतलब होता है? सोता नहीं रहेगा, वो लास्ट में रहेगा, कायदे से वो नॉन इंपॉर्टेंट रहता है। पैसिव का एक मतलब ये भी होता है, सोना ही नहीं होता है। पैसिव का मतलब वो निष्क्रिय समझते हैं, इनएक्टिव। एक्चुअली इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय होता है, पैसिव मीन्स जो नॉट इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट हो। तो यदि इंपॉर्टेंट नहीं है तो अब आप ये तो जान ही रहे हैं, कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो पहले रहेगा सब्जेक्ट, नॉन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट तो बाद में रहेगा। यही है एक्टिव और ये है पैसिव। ये क्लियर हो गया? अभी मैं आगे बढ़ता हूं। देखें, टॉपिक वही है, हेडिंग एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कब रहेगा, पैसिव कब रहेगा? मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। या आप कुछ सोच रहे हो कि ये इसका एक्टिव, ये पैसिव, तो आप याद करिए, वीडियो पॉज करके आप याद कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से आप सुने। यदि पहला नियम, यदि सब्जेक्ट नॉट इंपॉर्टेंट, जो उसका ऑब्जेक्ट है या एक्शन है, जैसे जो उसका ऑब्जेक्ट है या जो एक्शन है, वर्ब है, वो इंपॉर्टेंट है, तब वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में ही बनाया जाएगा। अब एक सेंटेंस है, द थीफ वॉज कॉट यस्टरडे। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल रहता है ये ग्रामर में, द थीफ वॉज कॉट यस्टरडे। अब चोर पकड़ा गया। अब यहां पे चोर पकड़ा गया, एक कॉमन सी बात रहेगी कि पुलिस ही चोर को पकड़ेगी, हालांकि पब्लिक भी पकड़ सकती है, लेकिन प्रायः तो काम पुलिस ही करती है ये। तो अब आप देखिए, पुलिस इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। तो सेंटेंस किसमें, यदि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो उसमें आपको पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बनाना है। हां, उसको आप बाय लगाकर भी आप कर सकते हैं, ठीक। यानी कि यदि आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्शन, लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं, एक्शन, वर्ब इंपॉर्टेंट है, पकड़ा गया चोर कोई मतलब यहां पे, सॉरी, एग्जांपल में इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन है कि पकड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा पकड़ा गया है, ये एक कन्फ्यूजन और आता है। मैं वहां से रुका रहूंगा, आगे वाले चलूंगा। एक कन्फ्यूजन ये आता है, काफी लोगों को लगता है जैसे अगर सेंटेंस लिखा जाए, ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इस सेंटेंस को ध्यान से सुने आप। कभी कभी आपको ये लग सकता है, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही यहां पे सब्जेक्ट है, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग आपका मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर है। ये सही आप सोच रहे हैं। गलत कहां होगा, जब हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो लगता है लेटर यहां पे ऑब्जेक्ट है, आ गया, लगता है यार लेटर, अब लेटर लिख रहा है। गलत, अभी भी लेटर लिखा ही जा रहा है, बट सब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन आप मत लाइएगा, ठीक है। अब देखें, ये चीज हो गया पहला। दूसरा, जो हैबिचुअल चीजें होती हैं, वो भी हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रुथ चीजें होती हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्राय रहती हैं, उसका भी कभी कभी पैसिव वॉइस ही बनाया जाता है। जैसे दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब एक नेचर, एक रूल्स है ये, तो कौन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये सेंटेंस भी, या बहुत सारे और जैसे साइंस के जो फैक्ट हैं, साइंस वाले, वो भी। अब जैसे कोई भी सेंटेंस, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर, ऐसे करके इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। अब वहां पे किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। या दिस थिंग वॉज इन्वेंटेड बाय, या दिस थिंग वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर सो। तो ये हो गया। तो यहां पे
कौन इन्वेंट किया अभी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इन्वेंटेड कब थी ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ध्यान देना है जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है भी तो बाय लगा के करेंगे आप, या आपको लिखना ही नहीं, या जो बहुत सारे साइंस की फैक्ट्स हैं जिसमें कि करने वाला आप नहीं बताना चाह रहे, सबको पता है ये, तो वो चीज़ें भी आप पैसिव में रखेंगे। एक्टिव और पैसिव आप बनाएंगे। एक बहुत अच्छा फार्मूला मैंने आपको और बताया हुआ था, वो फार्मूला ये है। हिंदी, चूंकि आप जब यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो पक्का है आपकी एक मदर टंग है, इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग, तभी आप सीख रहे हैं। हालांकि क्या ऐसा नहीं है कि हिंदी के लोग हिंदी की क्लासेस नहीं करते हैं, करते हैं, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी मान के चल रहा हूँ इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं, मदर टंग नहीं, तो आप सीख रहे हैं। तो आप अपनी मदर टंग में या नेटिव लैंग्वेज में आप सोचें सेंटेंस को और वहीं पर डिसाइड कर लीजिए कि पैसिव में है कि एक्टिव में। तो बहुत ज़्यादा रूल्स का तामझाम नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखें, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था, आज भी चूंकि ये पूरा वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस में चलेगा, इसके बाद मैं इसका रूल्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखें, मैं आपको ये बता रहा था, जैसे हिंदी में जाना या इसका कोई रूप अगर गो के सेंस में ना आ रहा हो तो वहां पे सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में हैं। जाना, गया, जा चुका, गो के लिए ना आ रहा हो, यानी गोइंग के लिए ना आ रहा हो, तो आप सोचिए, कोई सेंटेंस सोचिए, तुरंत कुछ याद आया। अब जैसे वही पुराना वाला ही, कल चोर पकड़ा गया, तो पकड़ा गया से यहां कोई संबंध नहीं है, कॉट पर्याप्त है। अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी कभी जाएगी नहीं, पैसिव वॉइस है। भारत का संविधान अपनाया गया था, ईयर आप डिसाइड करिए। अब अपनाया का जाना से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप सोचिएगा, बहुत सारी चीजें। अब हो सकता है वीडियो के बाद आप जब भी कोई जाएगा वर्ड आए तो आपको याद आए कि सर ने बताया हुआ था कि कैसे डिसाइड होगा, ठीक। तो आप उन सारी चीज़ों को पैसिव वॉइस में जानिए। अब वहीं पर डिसाइड कर लिए कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ था, सब्जेक्ट नॉट इंपॉर्टेंट था, बस आपको ट्रांसलेट करना है। आगे आता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंस कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो हिंदी, इन हिंदी इट इज क्लियर, हिंदी में क्लियर है कि जाना या उसका रूप 100%। दिस मेथड इज, you can say this was invented or this was just identified by me। ये मेरे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत सारे ईयर्स में पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ मैंने समझा है इसको, तो ये चीज़ आप जानिएगा। तो हिंदी में तो क्लियर है, इंग्लिश में कैसे जानेंगे? इंग्लिश में भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है जानने का, रूल्स। आपको करना क्या है, सीधा अगर हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब, वो चीज़ आप जान लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आए, V3, वो स्ट्रक्चर प्रायः पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आई हैव रिटन अ लेटर, सिंपल सेंटेंस एग्जांपल दूंगा, यहां पे हैव के बाद रिटन आया हुआ है, ऐसे सेंटेंस नहीं है। क्या, या तो वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, बर होती है, ये पता है आपको, या नहीं है तो बता दे रहा हूं। वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, बर, इनके जस्ट बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ऐसे सेंटेंस। या अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैज, सीधा जान ले, अगर पैसिव वॉइस कहीं पकड़ना है कंपलसरी है टू बी, वर्ब आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा इसको, आप सेंटेंस सोच कर देखिए, टू बी वर्ब आनी ही चाहिए वहां पे। टू बी का मतलब क्या है, या तो इज, एम, आर, वॉज और वर, ये आ जाए। अगर ये नहीं आ रही हैं
तब क्या होगा? अगर इनके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहां पे बी या इसका फॉर्म लगाना कंपलसरी है। यानी ये सेंटेंस आई हैव रिटन अ लेटर, दिस इज इन एक्टिव वॉइस। क्लियर? क्योंकि यहां पे कहीं बी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, अभी आप रूल्स नहीं जानते हैं, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। हैज के साथ क्या लगा दिया मैंने? बीन। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि बी छिपा रहेगा वहां पे, बी याद रखिएगा इसको। द लेटर हैज बीन रिटन बाय, इट इज बीइंग टॉट, कोई भी सेंटेंस, इट विल बी रिटन। ओके, जहां पे बीई चाहे खाली इज एम आर वॉज वर आ जाए, या अगर ये नहीं आ रहा है, कोई और हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो फिर इसका जो है मेन वर्ड बी आएगा वहां पे। और कभी कभी बीइंग भी आता है, जैसे द लेटर इज बीइंग, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम यहां पे वर्ब टू बी है, लेकिन राइटिंग आपका ये आईएनजी फॉर्म है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होना है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है, इसके साथ टू बी वर्ब जरूर आनी चाहिए। टू बी यानी कि या तो इज एम आर वॉज वर आ जाएगी, या तो सीधा बीई ही आ जाएगा, बीई बीन या बीइंग। जैसे सेंटेंस में बताया था मैं आपको, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो इसके साथ बीइंग आ गया। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो गया। तो आइडेंटिफाई करना आसान है। सोचिएगा, टू बी वर्ब सीधा आए और नहीं कोई अगर और हेल्पिंग वर्ब आएगी तो बी या बीन या बीइंग आए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहे, सेंटेंस पैसिव में होगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। और मैं आता हूं हाउ टू यूज इन ट्रांसलेशन। एक चीज मैं और बताऊं, जैसे एक वर्ड है USE, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यूज कि यूज, दोनों होता है। जब यूज जो है वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो यूज कहा जाए, आई एम यूजिंग। जब नाउन की तरह होगा तब ये यूज होता है, यूजफुल होता है, यूजफुल नहीं होता है, यूजफुल। या आपको ऐसे बोलना चाहिए, इस चीज का क्या यूज है, यूज है नहीं, मैं इसे यूज करूंगा। अब यहां पे वर्ब है तो जा बोला जाएगा। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू यूज इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में कैसे यूज करें? सीधा यही, कौन से ये सेंटेंस आपका जो रूल होगा वो आपको बताया जाएगा, और ये चीजें आप जान जाएंगे। जो रूल आपका बताया जाएगा वही बताएगा कि कैसे ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होगा। तब मैं एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस, और वहीं पर मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। जब भी इसका अगला वीडियो आएगा तो ये स्ट्रक्चर जब मैं बता ले जाऊंगा आपको फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा, एक्टिव के कैसे किए जाते हैं, पैसिव के। अब बिना दोनों को जाने आप कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, नेवर। छोटे छोटे वाक्य आप बोल सकते हैं, कम गो ऐसे करके, लेकिन आपको ट्रांसलेशन या कन्वर्सेशन आपकी स्पोकन इंग्लिश कैन नॉट बी कंप्लीट। डोंट वरी। अब ये हो गया, इसको बताया जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन पैसिव वॉइस एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पे तो बताया गया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, ही इज एन यानी अन एजुकेटेड पर्सन। अब यहां पे तो डाउट होगा, जैसे लिख दिया जाए कहीं पे, ही इज एन एजुकेटेड कभी मैं आपको वीडियो में टेड को टिड कहां बोलना है, टेड कहां बोलना है, ये सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। तो यहां पे तो लगेगा यार ये सेंटेंस पैसिव है, क्या है?
वर्ब टू बी का फॉर्म भी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है। अब ये आप जान लीजिए, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह, इसमें डी साइलेंट रहता है एडजेक्टिव में, बोलने में एडजेक्टिव, हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं यू कैन, बट डी साइलेंट रहेगा। लेकिन चूंकि ये हम लोग लोकल एक्शन को फॉलो करते हैं, तो जितना ज़्यादा इंग्लिश में ये सिस्टम थोड़ा सा खराब भी कहा जा सकता है, अनवॉइस्ड, नॉन वॉइस्ड, यानी बिना बोले जाने, यानी साइलेंट या म्यूट भी कह सकते हैं। ये बड़ा अजीब है। एडजेक्टिव एडवर्ब होता है लेकिन एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव। फिलहाल जैसे भी बोले आप, अब देखें, जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव का काम करे तो वही कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव है कि वर्ब का फॉर्म? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर वर्ब की फॉर्म के बाद एक नाउन आ जाए, तो अब जैसे गुड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन एक ही चीज है। गुड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, तो इसका मतलब ये तो अब यहां पे विशेषण का काम कर रहा है, विशेषता बताने का। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहां पे पैसिव वॉइस आ गया है। इसका भी मैं आपके जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जैसे कि जो भी आपके वर्ब्स हैं या कोई भी वर्ब है, उसका चैप्टर बताऊंगा मैं आपको। जीरोन कैसे, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव कैसे आते हैं, इस सब चीज़ों को बताया जाएगा आपको। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप जान गए, हल्का हल्का जाने हूँ, ज़्यादा नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको रूल बताऊंगा। एक चीज़ आप इसी वीडियो में और जानिएगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसको मैं कंप्लीट करूंगा। ये क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म। ये चूंकि वीडियो में मुझे लिखना ही था, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं रहने देता हूं यहां पे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा था और ये लिखा रहेगा। और चीजें मैं मिटाऊंगा जिससे कि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए। चलिए, तब तक आप सोचते रहिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। ये भी मिट जा। आई एम erasing दिस, ओके। अब स्पेस खाली हुआ, ठीक। एक चीज़ और है, मैं आपको इंग्लिश नॉलेज में धीरे धीरे, अभी मैं दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में, और ऐसे ही पढ़ाऊँगा। हाँ, अलग से वीडियोस में मैं फुल इंग्लिश में या स्पोकन की क्लासेस करूँगा, लेकिन अभी चूंकि मैं लर्निंग करा रहा हूँ आपको, तो मैं दोनों भाषाओं में बोलना है, आपको भी ऐसे लर्न करना है। चूँकि एक प्रकार से आप कन्वर्ट हो रहे हैं अपनी मदर टंग से, कन्वर्ट इन द सेंस इन ग्रामर, नॉट इन अदर सेंस। आप लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके बिना बार बार बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। देखें, सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म, ये चीज़ आप जान, जो सेंटेंस आप बोलते हैं, जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। मैं मिटा के बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, जो कि बार बार बोलता रहूँगा। यू विल बी इन डाउट, ओके, यू मस्ट बी नोइंग दिस, आपको पता होगा ये चीज़। स्टिल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ ग्रामर लर्निंग, ओके। और अब मैं इसको ऐसे बताता हूँ, कोई सेंटेंस, वन थिंग मोर फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे, आई विल बी इलस्ट्रेटिंग ओनली वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स। मतलब मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स ही यहाँ पे इलस्ट्रेट या एग्जाम्पलीफाई करूँगा वहाँ पे, जिससे कि आपकी समझ में आए या आपका ध्यान कंसंट्रेटेड रहे वो। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, रवि इज राइटिंग अ लेटर। वीडियो लंबा हो रहा है, आप होने दीजिए, बिकॉज दिस क्लास विल इंप्रूव योर नॉलेज, दिस विल इंक्रीज योर इंपॉर्टेंस, यू कैन क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। सो आप यदि एंटरटेनमेंट के चैनल देख सकते हैं, तो एजुकेशनल चैनल भी आपको देखना चाहिए, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ लर्नर, यू हैव टू फॉलो दिस।
अब ये देखें, रवि इज राइटिंग अ लेटर, ये स्ट्रक्चर है। एक चीज और पढ़ाता हूं इसमें, इन द क्लास, ठीक है। ग्रामर को हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बहुत ही इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए ये है कि जो आपको जानने लायक चीज़ें हों आप अभी धीरे जाने, बाद में जब आपका डीप नॉलेज हो जाएगा तो आप इसमें डेल्विंग कर सकते हैं, यानी इसके बहुत गहराई में जा सकते हैं। अब इसको ऐसे जाने, एक सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब जिसमें फुल स्टॉप या इंटरोगेशन मार्क रहे, उसी को सेंटेंस कहा जाएगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क रहे। इस सेंटेंस में सारी चीज़ें क्या क्या हैं। पार्सिंग का एक चैप्टर होता है जिसमें सिखाया जाता है, हर वर्ड को आप पार्टीशन करिए, बताइए रवि क्या है, इज क्या है, राइटिंग क्या है, आ क्या है, लेटर क्या है, इन क्या है, द क्या है, क्लास क्या है। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। रवि इज अ प्रॉपर नाउन, इज a helping verb, writing main verb, a article, indefinite article, letter a noun, in preposition, the definite article, class आपका ये भी एक नाउन है। ये तो आपने पार्सिंग किया, यानी कि ये बताया जो है कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड फॉर्म्स में क्या क्या हैं, लेकिन ये सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखें, जो किसी सेंटेंस का डूअर होता है, एक्शन, सबसे पहले एक्शन पे आप जाइए, कर्म पे, क्या काम हो रहा है, राइटिंग, लिखने का काम हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ब है। हालांकि स्टार्टिंग से ही चले, इतना ज़्यादा डरावनी चीज़ नहीं है कि हम लोग जान ना पाए। जो किसी सेंटेंस में, अच्छा सेंटेंस में एक चीज़ पहचान, जैसे सेंटेंस प्लीज़, क्या सेंटेंस है ये, प्लीज कम, सेंटेंस है। रवि सेंटेंस है। ज्यादातर ग्रामर जब आप लर्निंग कर रहे हो, ये सेंटेंस है, ये वर्ड है, ये कम, गो, ये सेंटेंस है, सिंगल वर्ड सेंटेंस। हम प्लीज कम, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे ना आप, या आप जाने इंपरेटिव जिसमें एडवाइस से सजेशन दिया जाता है, प्लीज कम, प्लीज गो, प्लीज हटा दिया मैंने, तो सेंटेंस है, ये एक वर्ड है। तो आप ये जाने, जब जो आपका वर्क हो रहा हो, उसको जो कर रहा हो, जो परफॉर्म कर रहा हो, उसी को कहेंगे सब्जेक्ट, इतना जानिएगा। फिर आप मेन वर्ब ढूंढिएगा, काम क्या हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिए अभी आप, तो काम, राइटिंग वाइटिंग सब, हिंदी में तो बहुत बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, सब में ना आता है, अंग्रेजी में टू आता है। जैसे लिखना टू राइट, गाना टू सिंग, पढ़ना टू रीड या टू स्टडी, ना और टू करके आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो राइटिंग है ये मेन आपका काम हो रहा है, तो मेन वर्ब। अब इसी के साथ सहायक लोग भी लगे रहते हैं, सहायक ये हैं। राइटिंग बताता है एक्शन, हेल्पिंग वर्ब बताती है टेंस। इसी हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि सेंटेंस किस टेंस में है। राइटिंग से आप कभी नहीं जान सकते हैं। बट लोग सोचते हैं हेल्पिंग वर्ब नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? ये बहुत ऑक्सिलरी वर्ब इसी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। वर्ब के मैं डिफरेंट जब चैप्टर बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वर्ब में लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं, बहुत सारे वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अभी आप जानिए जो मेन वर्ब की हेल्प करें टेंस बताने में, उसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब उसके बाद ये जो रवि जो एक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव, अब ये क्या है? प्रभाव का मतलब जब ये लिख रहा है, हालांकि इसका लोग बताते हैं क्या और किसे लगाएंगे जब पूछा जाए। इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला, अभी नहीं, इसका फार्मूला बाद में, अभी पहले आपको साइकोलॉजिकली आप जानिए क्या है। इस सेंटेंस को जब किया जा रहा है तो इसको करने से कोई चीज घट बढ़ रही होगी,
यानी इम्पैक्टेड हो रही है, तो लेटर है। लेटर या तो मैं लिख रहा हूं या तो नहीं लिख रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले करने से क्या, या तो क्रिकेट खेल रहा हूं या तो नहीं खेल रहा हूं। यानी मेरे प्ले करने से मैं कर रहा हूं, मैं प्रभावित नहीं हूं। क्रिकेट या कुछ भी आप, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स, कट कर रहा हूं तो वेजिटेबल कट हो रही होंगी ना, तो वो चीज़ क्लियर हो गया। राइटिंग अ लेटर, इस जो इम्पैक्ट हो रहा हो, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका तो वैसे साइकोलॉजिकल ये है कि डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट जिस पे इंपैक्ट पड़ रहा हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इनडायरेक्ट जिस पे इंपैक्ट पड़ रहा हो वो इनडायरेक्ट है। अब ये तो बहुत कंफ्यूजन है। अब देखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है। अभी आप ये जानें कि जो, अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब ग्रामर में कर्म होता है, साइंस में वस्तु होता है, या हम लोग ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, कोई थिंग। तो सीधा सीधा जान लें, डायरेक्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई थिंग वाला ऑब्जेक्ट है, वस्तु वाला, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ह्यूमन वाला है तो इनडायरेक्ट है। ये एग्जांपल इसमें नहीं है, इसमें रहेगा। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश टू रमेश, ऐसे से जान लीजिए। तो यहां पे रमेश मतलब मैं टीच कर रहा हूं, टीच से इंग्लिश घट बढ़ रही है, लेकिन एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट रमेश पे भी जा रहा है। यानी जब मैंने इंग्लिश टीच किया तो वही इंग्लिश जाके इनडायरेक्टली अब रमेश के ऊपर जाएगी, या तो रमेश को आएगा या तो नहीं आएगा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ह्यूमन पर्सन्स इनडायरेक्ट हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु, थिंग्स हैं, थिंग्स वो डायरेक्ट हैं। उसके बाद इन द क्लास, ये आपका जो है अदर वर्ड्स कहलाएगा। इसमें प्रीपोजिशन, आर्टिकल ये सब छोड़िए, इन द क्लास अदर वर्ड्स में है। मिला क्या आपको? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, यानी ये चीजें मिली। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे की वीडियोस में मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये चीज़ आप जान गए। थोड़ा सा आपको एक चीज़ और जानना है, उसके बाद ये वीडियो एंड होगा। देखें, इंट्रांसिटिव, अब इसका प्रोनाउंसिएशन मैं बता दे रहा हूं। हम लोग तो इसे ट्रांसिटिव पढ़ते थे इसको काफ़ी दिन तक, हालांकि अच्छे से जान भी गए कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव यही बोलता हूं मैं, आप ट्रांसिटिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ट्रांजिटिव आ जाएगा। वर्ब्स जो होती हैं इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, अकर्मक और सकर्मक। अब ये क्या है? तो जिसके साथ कर्म आए वो ट्रांजिटिव, इसके साथ इंट्रांसिटिव, जो कर्म ना आए उसके साथ इंट्रांसिटिव। ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब बता दे रहा हूं। जैसे आई एम एक डायरेक्ट थर्ड पर्सन लेते हैं, रमेश इज स्लीपिंग ऑन द बेड। क्योंकि सोफा पे भी लोग सो सकते हैं तो मैं इसलिए बेड लिख दिया हूं। रवि इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब दोनों की मेन वर्ब को देखें आप, स्लीपिंग और राइटिंग। अब इसमें तो लग रहा होगा तो ऑन द बेड कहीं ऑब्जेक्ट ना हो। काफी लोग क्या समझते हैं कि जो वर्ब के बाद की चीज है वो ऑब्जेक्ट होगी, रॉन्ग। स्लीपिंग को एक्चुअली आप, स्लीपिंग क्या है, स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल। यानी स्लीपिंग को आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली खुद एक स्वतंत्र, स्लीपिंग एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वर्ब है,
खुद से अपने आप हो रही है, आप बल्कि खुद इंपैक्टेड हो रहे हैं, आप आराम से सो रहे हैं। तो ऐसी वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट यानी ये वर्ब, ये एक्शन होने से कोई और चीज जो है घट बढ़ या प्रभावित ना हो रहा हो, इंट्रांजिटिव अकर्म, इसके साथ कर्म नहीं आएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी इसका इंपैक्ट कहीं जा नहीं रहा है, स्पॉन्टेनियस, ये जो है अपने आप नेचुरल वे में ही घटित हो रहा है। जैसे आई एम लॉफिंग, अब आई एम लॉफिंग, या द बर्ड इज फ्लाइंग, अब बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड एक एक्शन कर रही है, अपने लिए ही कर रही है। और देखा जाए तो एक तरीका इसका और हो सकता है कि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इसका इंपैक्ट पलट के उसी डूअर यानी सब्जेक्ट पे ही आता है, किसी जगह ट्रांसफर नहीं होता है। अब बेड पे थोड़ी ट्रांसफर होगा, बेड मतलब जो भी है, बेड पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आपका स्लीपिंग, इसका मतलब इंट्रांजिटिव आप सोचिएगा बहुत ज्यादा वर्ब। लेकिन राइटिंग का लेटर, राइटिंग करने से लेटर, एक पन्ना था, मैंने राइट करना शुरू किया, अब मैं इसको स्लीपिंग नहीं कह सकता हूं। अगर मैं स्लीप कर रहा हूं तो बेड वहीं पे रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, आराम से सोइए आप। लेकिन राइटिंग कर रहा हूं, एक सादा पन्ना था, टक 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 टक, ये पूरा देखिए भर गया, प्रभाव आया, वहां पे एक्शन ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब एक्शन ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांजिटिव है, एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इंट्रांजिटिव है। बहुत सिंपल सा है, डोंट बी सो टेक्निकल, वेरी सिंपल। इंट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव, ये सब कहानी इस तरह आती क्यों है कि ये अकर्मक सकर्मक, कायदे से तो ये हिंदी का शब्द है, ये ज्यादा शुद्ध है। लेकिन इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में इसकी जो लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे, लिटरल का मतलब शाब्दिक, ठीक है, इसी में छिपा हुआ है। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर करे, एक्शन अपने इंपैक्ट को ट्रांसफर करे, आप किसी चीज पे यानी ऑब्जेक्ट पे ही ट्रांसफर करेगा, और कहां करेगा। तो वो ट्रांजिटिव, ट्रांजिट करने वाली वर्ब ट्रांजिटिव होंगी, और ट्रांजिट करने वाली नहीं यानी ट्रांसफर करने वाली नहीं, इंट्रांजिटिव होंगी। ये चीज अब कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, चूंकि मुझे आपको धीरे धीरे ट्रैक पर ले आकर के ग्रामर पढ़ाना है, तो वीडियो आपको लंबा लगेगा लेकिन आपके लिए यूजफुल रहेगा। मैं और इसके जस्ट बाद यहां पर रूल लिखा हुआ था, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्टिव और पैसिव का रूल विद ट्रांसलेशन बताऊंगा, और कैसे इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे ग्रामर की चैप्टर, मैं अब वीडियो खत्म होने पर है, मैं आपको बता दूं अगले वीडियोस में क्या रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट मैं रूल पर चलूंगा, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये बताया जाएगा आपको, उसकी एग्जांपल बताए जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से साइकोलॉजिकल टीचिंग। आप समझते जाइए, याद ना करिए इसको कि यार याद कर ले इसको पूरा हम, नहीं, आप समझें। हल्का सा मैं स्ट्रेस करूंगा, एम्फेसाइज करूंगा कि आप अपने ही लैंग्वेज को आप कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी को इंग्लिश में। तो आप जब इंटर रिलेट करेंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव का रूल कैसे चेंज करें, और जहां भी आप पूछा जाता हो आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद जो वीडियो आएगा, अगले 2 वीडियो मैंने बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, उसकी मीनिंग कैसे उसको याद करें ये बताऊंगा, और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं कहना चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के बीच में शेयर करें। चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आने से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि ये एक सोशल वर्क भी टीचिंग है, सोशल वर्क की तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचेगी तो मुझे खुशी होगी और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। एक मैं प्रॉमिस और करना चाहूँगा, ये इस चैनल को फॉलो करने वाले या सब्सक्राइब करने वाले, इवन देखने ही वाले
लोगों के बीच में और नहीं देखने वालों के बीच में मैं अंतर करके रहूँगा। वेदर इट इज़ ग्रामर, ट्रांसलेशन, एग्जामिनेशन, स्पोकन और सिंपली टू एडवांस योर नॉलेज, जिससे हमारे किसी भी व्यूवर्स को दिक्कत ना आए या जो भी वीडियो को शेयर कर रहा हो, जिसके पास ये रीच हो रहा हो, उसको कभी दिक्कत ना आए और ये मिशन चलता ही रहेगा। देयर विल बी नो स्टॉप एट ऑल। तो अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा। इसको आप पढ़िएगा। वीडियो को अगर आप चाहें तो फिर से आप दे सकते हैं, इसको समझिएगा। पिछली चीज़ों को आप नहीं जानते रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उसको भी आप देखें क्या क्या उसमें बताया गया है, क्योंकि मैं खुद उसको देखता रहता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाया था आपको, तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा कि फला वीडियो में ये है, तो आपको याद रहना चाहिए। हालांकि हर वीडियो लगभग मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन तब भी आप सारे वीडियोज़ को देखें जिससे आपका नॉलेज इंटर रिलेटेड रहे। थैंक यू।